हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर 2 में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया था, जिसमें कैसे इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, कहां कहां डिफरेंसेस कैसे समझे, ये सारी चीज देखा था हम लोगों ने। आज जो अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेक्चर होगा, वो होगा ओम्स लॉ पे। रेसिस्टेंस की बात कर लिया था हम लोगों ने, रेसिस्टर की बात कर लिया था। ओम्स लॉ को आज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर टच ऑन द डिफिनेशन यू हैव टू समराइज एंड स्टडी सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज सीधे सीधे डिफाइन कर दूं, रटने की बात हो जाएगी। जरा इस चैप्टर, इस टॉपिक पे मजा लेने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करो स्टूडेंट। फिजिक्स एंजॉय की चीज है, दिल से एंजॉय करने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। और टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं कंसेप्ट को लेकर के, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स, जिनको बोलते थे, क्या थे? जॉर्ज साइमन ओम्स थे, जिन्होंने ओम्स लॉ को दिया और इसके सिंबल कुछ ऐसे बात किया। ठीक है, 1827 की बात है जब ओम्स लॉ इन्होंने दिया। इसमें बहुत नहीं जाएंगे, और ये इस्टेब्लिश किए क्या? इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप, अब ये बात की चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ये तो वही बात की चीज, जरा पहले इंटरटेन करने की कोशिश, कुछ फिजिक्स का मजाक करने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्म की बात करते हैं, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। ये देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ओम्स लॉ पे हाथ लगाएंगे, नहीं तो जल जाएगा हाथ। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इसको लिखने की मैं कोशिश करूंगा टैबलेटिंग फॉर्म में, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को जरा देखते चलिएगा फटाफट। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इसकी बात करेंगे दोनों में, फटाफट देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है, रेसिस्टेंस मींस एक कैरेक्टर किसका? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। क्या मैं बोलूं? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which oppose the flow of current। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। यानी करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो को, ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो को अपोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करते हैं। बात सुनाई? इनमें देखो बड़ी बारीक अंतर है। इस सब्सटेंस की बात मैंने किया, और इसमें मटेरियल की बात करूंगा मैं। एक मटेरियल, और कौन सा मटेरियल? जिसका डायमेंशन हो। जैसे मान लो ये यहां से मैं कहूं ये 1 सेंटीमीटर, या मैं कहूं कि इतना मोटा एक कंडक्टर है, ये इतना लंबा है और इतना मोटा। डायमेंशन का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन है। तो जरा ये वर्ड आया इसलिए मैंने पहले बता दिया। ये क्या कहते हैं कि भाई, ये तो कहते हैं कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करे। लेकिन रेसिस्टिविटी ये है कि जो मटेरियल होता है, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। ये भी रेसिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये भी रेसिस्टेंस, ये का प्रॉपर्टी है सब्सटेंस, ये मटेरियल के सब्सटेंस पे, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसका डायमेंशन कैसा है। ये भी रेसिस्टेंस ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, मोटा कितना है, थीन कितना है। बात समझ आई? तो रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक, क्या मैंने बोला? स्पेसिफिक डायमेंशन। स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर इतना फिक्स है ना, स्पेसिफिक डायमेंशन।
ये उसमें रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये भी रेसिस्टेंस है, लेकिन इनका स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, स्पेसिफिक इनका डायमेंशनल लेंथ होती है, उसमें रेसिस्टेंस की बात होती है, सब्सटेंस के कैरेक्टर की बात नहीं होती। बात समझ में आया दोनों में? चलिए दूसरा इन्होंने कहा कि जो इसमें रेसिस्टेंस होता है, जो आर होता है, ये प्रूफ करूंगा अभी इसको एट ए ग्लांस देख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है आपका। जो कि उन्होंने कहा कि इसमें रेसिस्टेंस का आर होता है वो कुछ ऐसे होता है, रो ए अपन ए, ये रो है, इसको भी समझाएंगे, डिस्टर्ब मत होना, ठीक ना। ये कहते हैं कि जो मेरा रेसिस्टेंस है यानी कि रो, वो एल आर इंटू ए अपन एल होता है। बस इसको समझना हमारा क्वेश्चन, ये बाद में अपने आप समझा जाएगा, ठीक ना। ये कहते हैं कि जो मेरा रेसिस्टिविटी है वो ऐसे है, तो रेसिस्टिविटी को ऐसे और रेसिस्टेंस को आर, ये बात जाहिर है, ठीक है। थर्ड इन्होंने डिफरेंस दिया, थर्ड डिफरेंस है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में, कि इसकी जो एसआई यूनिट है ये ओम है। ये क्या है? ये अगर देखो तो एसआई यूनिट ओम, थोड़ा सा और प्यारा सा बना ये, और इनकी जो एसआई यूनिट है ओम मीटर। ध्यान रखना ये मीटर है, मीटर 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 मीटर, कहीं सेंटीमीटर आया तो मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में आया तो मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। डिफाइन ही मीटर पे किया गया है, डिफाइन ही ये मीटर पे किया गया है। जो मैंने सेंटीमीटर बताया था उसको मीटर समझना, इससे पहले जो डायमेंशन की बात कर रहे थे ये मीटर की बात कर रहे हैं। और जो इनके सिंबल है, इन्होंने चौथा कहा कि मेरा भाई सिंबल, हाँ चलिए ठीक है, जो सिंबल इसमें हो गई, ये ओम हो गया, ये ओम मीटर, ये क्या हो गया OHM ओम मीटर। तो ऐसे ये क्या आ गया OHM, तो सिंबल अलग से नहीं लिखूंगा, ओम अलग से नहीं लिखूंगा। अब ये कहते हैं कि ये जो फोर्थ है ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड, और ये किस पे डिपेंड है? क्या ये बिल्कुल आ रहा है? नहीं, डिपेंड करते हैं। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है स्टूडेंट्स लेंथ पे, किस पे? फर्स्ट लेंथ पे, दूसरा क्रॉस CRO क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए बोलते हो, इस पे डिपेंड करते हैं। और जो थर्ड डिपेंड करते हैं, ये क्या मैंने कहा कि ये लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। क्या? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। ये क्या करते हैं? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये किस पर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे ये डिपेंड करते हैं। तो ये तो मोटा मोटी ये डिफरेंस हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये चीजें अभी समझ में आपको नहीं आई होगी, अभी समझना है, बहुत लंबी दूरी इसमें तय करना है, ये बात आप समझ लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर भी यही है। ये पूछता है कि जो फैक्टर्स हैं which resist and resistivity depend, कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो उसमें भी आंसर यही हो गया। चलिए बात करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल में यही इतना है, बाकी तो बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल कैलकुलेटिव मोड में है। चलिए आते हैं आगे, थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे और किए भी हैं कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे काम के नहीं होते, कोई काम के तो सब होते हैं लेकिन डायरेक्टली काम के नहीं होते। हमें जो है चाहिए, हमको मान लो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हमको यही चाहिए, क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमको क्या चाहिए? जो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हमको ये चाहिए, हमको ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनके बीच में रास्ता होता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन सा? ये बीच का रास्ता, देखो ये पाथ इनका हो गया, ये PATH पाथ हो गया इनका इलेक्ट्रॉन में फ्लो करने का। यानी कि दो एटम, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, मान लो एक एटम, तो जो एटम के बीच में स्पेस है उस स्पेस से ही रास्ता बनाता है। स्पेस तो कुछ जिगजाग होता है लेकिन उसको हम यूनिफॉर्म स्पेस दे देते हैं। कैसे? बता चुका हूं लेक्चर फर्स्ट में, बैटरी सेल को यूज करके ये सारे कंसंट्रेट हो जाते हैं,
मान लो यहाँ पे एक हमारी बैटरी है, सेल है, तो यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारे ये यहाँ पे सब प्लस इकट्ठा रहते हैं, प्लस ये जैसे ही करंट फ्लो होती है यहाँ पे ये माइनस की तरफ ये सारे आ जाते हैं और एक डायरेक्शन आ जाते हैं, तो एक यूनिफॉर्म पाथ मिल जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, जो करंट के फैक्टर से, जो करंट के काजेज हैं, जो करंट फ्लो करते हैं। ये बात भी लगभग देख चुके थे हम लोग पिछले बार में। ये हम जानते हैं स्टूडेंट कि करंट का डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, करंट डिफरेंट मटेरियल में या करंट का कंपोनेंट हर समय हर जगह अलग अलग होता है। ये जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, तो इसलिए ये कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज या डिफरेंसेस यहां हर जगह बराबर नहीं होगा। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑफर करते हैं करंट के रूट पाथ के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्री नहीं है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये नॉट फ्री, ये नॉट फ्री है। तो अभी नॉट फ्री है तो ये क्या करेगा? ये रेसिस्ट करेगा। ये क्या करेगा? ये रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट किसको करेगा? करंट पे फ्लो को, रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट। देखो बड़ा मजेदार चीज है, ये रेसिस्ट करेंगे और जो ये रेसिस्ट करेंगे इनका रेसिस्टेंस ये डिपेंड होगा, ये डिपेंड करेगा किन किन चीजों पे। फिर समझ लो, कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर में रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस वो कौन रेसिस्टेंस? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो रेसिस्ट करेंगे। इनकी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एज की बात मैं कर रहा हूं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इनकी एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नेचर ऑफ, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और दूसरा क्या करेगा इनका डिपेंड? क्रॉस सेक्शन एरिया पे। बड़े मार्केट की बात है। और तीसरा ये डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल। देखो ये थ्योरी में है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये रेसिस्टेंस कितना रेसिस्ट कर पाते हैं, करंट के फ्लो को कितना रोकने, कितना ऑब्स्टेकल करने की कोशिश कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसका कंडक्टर का लेंथ कितना है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसी है, और क्रॉस नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये हम देख चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। आइए जरा और मजे की बात करते हैं, इससे ऊपर चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि रेसिस्ट करते हैं और ये डिपेंड रेसिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है। अब जो हम बात करते हैं कि जिसका, तो ओम्स लॉ की हम बात करने चल रहे हैं। ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? ओम्स लॉ जो दिया गया एक पर्टिकुलर एक कंडक्टर पे और उसका पर्टिकुलर रेसिस्टेंस, अगर कंडक्टर चेंज तो रेसिस्टेंस भी चेंज, है ना। तो हम बात करेंगे एक कंडक्टर की, है ना, और उस कंडक्टर में रेसिस्टेंस की, और उसी रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम मेटल और नॉन मेटल की बात कर लें कि मेटल क्या है, नॉन मेटल है। आपके बुक में वर्ड आए होंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। स्टूडेंट्स, मेटल क्या है और नॉन मेटल, सॉरी मेटल और एलॉय भी वर्ड आपके बुक में है, एनसीईआरटी में है। तो आप वहां पे पढ़ के निकल जाओगे तो मजा नहीं आएगा। हर वर्ड की मीनिंग समझो, हर वर्ड की मीनिंग समझेंगे तभी फिजिक्स समझ में आएगा, फिर रटना पड़ेगा। तो मेटल और एलॉय में मैं और ही बता देता हूं, छोटा छोटा डिफरेंस है। ये मेटल ले लू मैं, मेटल ले लू, और ये एलॉय ले लू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा डिफरेंस है। ये क्या है? काइंड ऑफ एटम्स है, काइंड ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये मेटल है, एक एटम है, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट तो है लेकिन मोर देन वन एलिमेंट मिल करके बना है। ये क्या है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? एटम। और ये मोर देन वन एलिमेंट, 1 + 1, ये एलिमेंट है। तो अब मिल के एलॉय बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? जो एलिमेंट है, ये
जो एटम का न्यूक्लियाई है, ये वो समझ लीजिए एटम का, इसमें कहो एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है 8 तो मैं कहूं कि सारे प्रोटॉन जितने एटम हैं ऑक्सीजन में वो सभी 8 प्रोटॉन रखे होंगे, है ना। तो ये मेटल समझ लीजिए मोटा मोटी एलिमेंट है। मजेदार चीज तो ये है एलॉय, जो जमाना है आज का, ठीक है। तो एलॉय क्या है, जब मेटल कंबाइंड कर देते हैं, यानी कई एलिमेंट को कंबाइंड कर देते हैं, ये मेटल कई कंबाइंड कर देते हैं तो एलॉय बन जाता है जैसे। और जैसे ही कंबाइंड कर देते हो तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट के कैरेक्टर होते हैं वो खो जाता है, अब कंबाइंड एक स्ट्रॉन्ग नया कैरेक्टर बन जाता है। एलॉय व्हील, गाड़ियों में आजकल जमाना है एलॉय व्हील का, बहुत मजबूत होती है, टक्कर पे भी पिचकती नहीं है। जिन मटेरियल जो एलिमेंट जोड़ के बना है एलॉय, उनके अलग अलग एलिमेंट की कैपेसिटी पोटेंशियल उसमें अब नहीं दिखती, वो दोनों के अलग अलग जोड़ के जो बनता है एलॉय, वो उन दोनों के इंडिविजुअल से काफी स्ट्रांग और स्ट्रेंथ वाला होता है एलॉय का। तो देखो कुछ एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय में मान लो मिक्स, एलॉय का मतलब मिक्स, मान लो गोल्ड के साथ अगर कॉपर मिक्स कर दो, जैसे गोल्ड है और प्लस कॉपर, तो ये क्या बन जाता है रेड गोल्ड, ये रेड गोल्ड बनता है, ठीक है। सिल्वर प्लस कॉपर Cu कर दीजिए तो व्हाइट गोल्ड बन जाता है, व्हाइट गोल्ड बन जाता है। और अगर सिल्वर को, अगर आयरन को, इससे सिल्वर मैंने कहा कि सिल्वर और कॉपर को जोड़ दीजिए तो सॉरी सिल्वर और गोल्ड को, सिल्वर और गोल्ड को, कॉपर में गोल्ड को जोड़ दिए तो व्हाइट गोल्ड, और सिल्वर और कॉपर को जोड़ दीजिए, सिल्वर और कॉपर को जोड़ देंगे तो स्टर्लिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग एल है स्टर्लिंग सिल्वर। और लास्ट में एक मजेदार चीज देखो कि अगर आयरन और कार्बन को मिक्स कर लो, आयरन और कार्बन को, कार्बन क्या है मेटल है, ये नॉन मेटालिक है, क्या है ये नॉन मेटालिक है। आयरन और कार्बन को जब जोड़ दोगे स्टूडेंट्स तो बड़ी मजेदार एक चीज बनती है स्टील। क्या बन जाता है स्टील। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये एलिमेंट अलग अलग है, इस एलिमेंट में अलग जितनी इसकी पोटेंशियल कैरेक्टर होंगे, जब ये दो को मिक्स कर दिए तो दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर पोटेंशियल खत्म, एक बड़ी गोल्ड रेड गोल्ड इनके अपने अलग हो गए, इन दोनों का इंडिविजुअल से एक अलग बना, दोनों के इंडिविजुअल से डिफरेंट बना, इन दोनों के इंडिविजुअल में जो ताकत है जोड़ दिया एक स्टील बना, तो स्टील की स्ट्रेंथ इन दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ से काफी डिफरेंट है, ये होता है एलॉय। क्या होता है, ये होता है एलॉय। तो यहां पे हमारा बताने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ एक कंडक्टर की बात होती है, और कंडक्टर तो एलिमेंट के भी हो सकते हैं और इन सब सारी चीजों के भी हो सकते हैं। तो कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी इसकी बात मैंने कहा। तो हम मेटल की बात करेंगे और एलॉय की बात भी करेंगे, लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं इसकी बात करेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब भाई मेटल हो चाहे एलॉय हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना है कि ओमिक कौन है, ओम्स लॉ ओमिक का मतलब कि कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा हो, कंडक्टर का करेक्टर हो, तो ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो मैं मोटा मोटा थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोलूं कि ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं, अब ये बात सामने आ गई। तो हम जो डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ उसी पे लागू होगा जिस कंडक्टर का कैरेक्टर ओमिक होगा, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और उस इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा जो करंट फ्लो करा सकते हैं। हम उस ओमिक कंडक्टर की बात करेंगे, ओमिक कंडक्टर पे ओम्स लॉ रिसर्च किया गया था। ये बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम और आगे चलने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ में। अब आते हैं कि जो कैरेक्टर चेंज, इंडिविजुअल कैरेक्टर देखा हमने कि चेंज हो गया जब एलॉय बन गया, उसकी हार्डनेस और बढ़ गई, और डू नॉट बिहेव लाइक मेटल। जब ये मेटल अलग था, ये दो जोड़ करके हमने मिक्स कर दिया, जो नई चीज आई वो मेटल नहीं कहलाई एलॉय, वो बिहेवियर ही चेंज हो गया, हार्डनेस ही बदल गया उसका। बात समझ में आई, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये था। अब हम जो बात करते हैं इसका यूज क्या है, इसका यूज है बिल्डिंग बनाने में, सर्जिकल आइटम बनाने में,
ये सारे आजकल गाड़ियों के व्हील बनाने में ये सारे जगह पे एलॉय यूज होता है, इस पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है, ठीक है। और ये एलॉय क्यों मैंने बोला कि ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस आएगा और रेसिस्टेंस का रिलेशन हीट से है। आप सोचोगे कि एलॉय पढ़ा रहे फालतू का नहीं, आपको सिलेबस में हो या ना हो, वर्ड कहीं आ गया तो मेरी ड्यूटी है एज ए टीचर उसको एक्सप्लेन करना। बेटा जब हीट पढ़ोगे, यही रेसिस्टेंस से हीट बढ़ेगा तो वहां पे आएगा ऐसा मेटल, ऐसा मटेरियल जिसपे जो मेल्ट ना हो हीट होने पे, और ज्यादा से ज्यादा हीट हो जाए तो वहां एलॉय ही आएगा। तो जो एलॉय यूज होते हैं वो जो एलॉय होते हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर हो तो भी बर्न्ट नहीं होते हैं, जैसे टेफ्लॉन आयरन का, है ना, कैटली, इलेक्ट्रिक कैटली, उसमें यही सब एलॉय यूज किए रहते हैं। वो हाई टेम्परेचर जितना कर दो तभी गलते नहीं है। जनरली माना गया है इनका टेम्परेचर कोई 3300 के अराउंड ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड हो जाएगा तो मैं बता दूंगा लेक्चर में, ध्यान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बर्न जलते नहीं है, मोटा मोटी ये है। तो इसका आगे एप्लीकेशन आएगा। और बात करते हैं जो फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का, बल्ब का, वो इसी एलॉय का बना होता है, ठीक ना। एक इंसुलेटेड कोटेड होता है, देखो उतने हाई टेम्परेचर पे भी वो जलता नहीं है, ठीक ना। और जो ट्रांसमिशन की लाइन है, जो लाइनें बिजली की होती है, तो कॉपर एल्यूमिनियम की मिक्स से बनती है, कहीं कहीं कॉपर से भी, कहीं एल्यूमिनियम से भी, कहीं मिक्स से भी बनती है। तो जहां मिक्स हो गया तो वहां एलॉय की बात हो गई, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक स्टेप आगे, ओम्स लॉ में एजम्पशंस क्या है। स्टूडेंट, ओम्स लॉ ऐसे ही कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ इनका कंस्ट्रेंट्स है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एजम्पशंस भी हैं। तो हम पहले बात करते हैं एजम्पशंस की, तब बात करेंगे लिमिटेशन की। तो ओम्स ने जो अपना लॉ दिया था, कुछ स्पेसिफिक एजम्पशन कर लिया था। क्या एजम्पशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको मैं लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस ऑफ ओम्स लॉ। इनके एजम्पशंस क्या थे। पहले बात इनको ने माना कि भाई प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर मान के चलता हूं कि कांस्टेंट है। क्या इन्होंने माना कि प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरा माना इन्होंने कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट में लेके ही, किसका प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, और कंडक्टर में रेसिस्टेंस की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि प्रेशर यूनिफॉर्म, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं, यूनिफॉर्म, ह्यूमिडिटी की बात ना हो, ह्यूमिडिटी का भी फर्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी की भी बात हो। यानी चौथा में मैं मोटा मोटी कह दूं कि ऑल द फिजिकल कंडीशन, ऑल फिजिकल कंडीशन, क्या ऑल फिजिकल कंडीशन, इन सबको उन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट माना था, कांस्टेंट। ये एजम्पशंस है, ठीक है। क्या अगर ऐसा हो तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, अगर इसमें से कोई फेल कर गया तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर एक वायर पे हमने किया, अगर वायर में चेंज कर दूं तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। पर्टिकुलर वायर पे बात की गई थी, डिफरेंट पे नहीं। और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अलग अलग सबका हो, कैरिंग कैपेसिटी टेम्परेचर की अलग अलग कंडक्टर की हो, तो वहां बात नहीं बनेगी ओम्स लॉ की। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन में, इन्वायरमेंट में इन्होंने ओम्स लॉ दिया था। तो ये कंडीशंस है। अब वो इनकी एजम्पशंस कहां पे वैलिड नहीं है, जो एजम्पशंस किए हैं ये वैलिड कहां नहीं है, जरा ये देख लो। इनके एजम्पशंस कहां वैलिड नहीं है, यानी कि कोई ऐसा कंडक्टर जहां जो ओमिक हो, मैंने कहा कि ओमिक कंडक्टर मतलब जो एजम्पशंस है उसके हिसाब से हो तो ये ओम्स लॉ है। लेकिन कोई कंडक्टर ओमिक नहीं है तो ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी जो एजम्पशंस है वैलिड नहीं है। कहां पे एजम्पशंस नॉट वैलिड, एजम्पशंस कहां वैलिड नहीं है, इसकी बात जरा हम कर लेते हैं। सेमी कंडक्टर, चलो पहला सेमी कंडक्टर ये क्या है बात नहीं करेंगे, आपका सिलेबस की बात नहीं है। सेमी कंडक्टर पे इनकी एजम्पशंस वैलिड नहीं, यानी कि सेमी कंडक्टर मतलब कि पूरा कंडक्टर नहीं है, कुछ कंडक्टर में कुछ नहीं भी कंडक्टर का कैरेक्टर है। दूसरा इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसको लेके क्या करेंगे, हमें तो करंट और रेसिस्टेंस की बात करनी है ना। तो इसलिए इंसुलेटर पे एजम्पशन इनके वैलिड नहीं है। और सॉल्यूशंस पे कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं जहां आयन की स्थिति एक
विचित्र हो जाती है, वहां पे फ्लो नहीं हो पाता है, करंट पास नहीं हो पाती है, तो उस तरह से और भी हो सकती है। मोटा मोटी मैं समझाने की कोशिश किया कि कहां पे या और भी जगह हो सकता है अजम्पशन इसकी वैलिड नहीं है। एक अटेंशन ड्रा मैंने कराया, और भी सारा हो सकता है। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम ओम्स लॉ के दिल पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं। अब नहीं जलेंगे, छुएंगे तो ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बार देखें कि जहां जितना होगा उतना करंट अच्छी फ्लो करेगी। ये बात समझ में आ गई है आपको। कुछ एक्सपेरिमेंट देखिए ओम्स लॉ ने क्या किया। मान लो कंडक्टर लिया, ठीक है, उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया, मान लो ऐसे दो कंडक्टर हम लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस 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 प्लस, अरे भी कंडक्टर यहाँ बैटरी से जोड़ दो, कोई बात नहीं, जोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं। ये प्लस प्लस, ये प्लस की तरफ जाते हैं ऐसे, यहां पे भी प्लस 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 प्लस, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो कैसे क्या होगा। इस बैटरी में और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ऐसे होता है, जैसे करंट देंगे, जैसे करंट देंगे वैसे इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव की ओर एक यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएंगे और करंट फ्लो, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। ये कई बार डिस्कस हुआ है। चलिए, तो उन्होंने देखा कि एक बैटरी पे यहां पे आई 1 एम्पियर का बैटरी लगाया, करंट फ्लो करा दिया, और यहां पे आई लिया 2 एम्पियर का। जब 2 एम्पियर के लिया और वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज देखा, तो उन्होंने देखा जो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, इसमें एग्जांपल मान लीजिए लेगस, यहां पे 10 वोल्ट आया है, और इसमें इसका डबल करंट फ्लो किया तो यहां पे जो 20 वोल्ट हो गया। ऐसे ही इसी प्रोपोर्शन में वोल्टेज इनहैंस करता गया। तो उन्होंने कंक्लूड किया, ये कंडक्टर है दोनों, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो करंट है वो प्रोपोर्शन है वोल्ट के, करंट है प्रोपोर्शन है वोल्ट के, या मैं कहूं कि वोल्ट है वोल्टेज है प्रोपोर्शन है करंट के। बात समझ में आई? चाहिए। तो जब बात समझ में आई तो ये एक एक्सपेरिमेंट थे, इसी पे इन्होंने एक फार्मूला दिया कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। देखो बात समझ में आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, और इसको डिटेच किया, इसको हटाया, किसको? एक प्रोपोर्शन को, तो एक आर लगा दिया, यही आर है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है, यही आर है हमारा रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। अब समझते चलो, अब एकदम पिक पे लेके चलते हैं आपको। तो ये कांस्टेंट की बात हो गई। जब हम कंडक्टर चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। जो कंडक्टर ये है, मेटेरियल यही है, तो रिजल्ट सेम आएगा, और जैसे ही कंडक्टर को चेंज कर देंगे रिजल्ट बदल जाएगा। इसका मतलब आर है सेम कंडक्टर के लिए है, यहां भी सेम, यहां भी सेम, तब तो आर की बात करो कांस्टेंट। अगर यहां कुछ और कंडक्टर, यहां कोई और कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो कहेंगे कि ये कंडक्टर हमें ओमिक चाहिए, एक चाहिए, एक तरह का फ्लो वाला। ये दोनों अलग अलग कर रहे हो तो ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, इसलिए ओमिक कहा गया। ओम्स लॉ पे जो कंडक्टर लगाया गया था उसी कंडक्टर की बात हो रही थी, वही कंडक्टर नहीं जो करंट फ्लो हो जिसमें, ठीक है। चलिए, ओमिक कंडक्टर, इसको जरा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे उसी प्रोपोर्शन में करंट आती है, करंट चेंज किया, वोल्टमीटर चेंज किया, तो अगर फिर देखो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 जो आई था 1 एम्पियर लिया, और एक जगह आई हमने 2 एम्पियर लिया, तो यहां पे वोल्ट 10 था, यहां पे 20 हो गया। लेकिन पर आई देखो तो 1 एम्पियर में ये भी 10 ही तो है, नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो तो चेंज कहां हुआ? वो बराबर ही हुआ ना। चलिए, वो बराबर ही हुआ, करंट तो बराबर ही हुई, पर यूनिट करंट तो बराबर ही हुई, है ना। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा हम इसको ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं। उससे पहले एक इनपुट डेटा ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लो ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है, इसके लिए परेशान ना होना, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो हमने यहां पे लिया सीरियल नंबर, ठीक है, क्या लिया? एक सीरियल नंबर ले लिया एक जगह हम वोल्टेज ले लेंगे जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। तो मैं पीडी लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस, अब ब्रैकेट में वोल्टेज, तो पीडी ओडी क्या होता है? कंफ्यूज ना होना, वो वोल्टेज ही है। एक जगह मैं करंट ले लूं, क्या लिया मैंने? करंट लिया, आई ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब हम आर का कॉलम ले लें, तो आर हमें रेसिस्टेंस प्रूफ करना है,
क्या प्रूफ करना है कि रेसिस्टेंस क्या सेम होता है क्या, रेसिस्टेंस क्या सेम होता है क्या हर कंडीशन में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर कंडक्टर है तो, ओमिक कंडक्टर है तो। बार बार फोकस कर रहा हूं यार, इसलिए कहीं कंफ्यूजन न रहे, हमारे टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, चलिए तो अब देखें, मानो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 और भी ले सकते हो। तो हमने कहा कि पहली बार मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया 2, तो यहां पे करंट ले लो 0.25, दूसरी बार में 2 लिया तो यहां हमने 0.25 का इनहेंसमेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो करंट चेंज भी हो रही है तो रेसिस्टेंस वही है। कैसे, अगर 3 है तो यहाँ पे 0.75 लिया, 4 लिया तो 0.25 जोड़ दो 1 हो जाएगा। और R निकालो तो R V अपन I, देखो यहाँ पे V अपन I ये R हो गया, तो V हमारा कितना है 1, R कितना 0.25, ये डेसिमल हटाओ तो 100 से मल्टीपल ऊपर और 0.25 में 100 से नीचे, ये 100 हुआ 25 हुआ, कितना आया 4, तो ये कितना आया 4, कोई डाउट 4 आया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब रख दो 0.5, 2 रख दो, हमारा दूसरी बार में वोल्टेज इन्होंने लिया 2 और 0.5, 2 को ये डेसिमल हटाओ तो 2 इंटू 100, 0.50 इंटू 100, तो ये 200 अपन 50, ये भी 4, देखो ये भी 4 आ गए। इसको लो तो R इक्वल टू V अपन I, तो इन्होंने लिया कितना लिया 3 लिया और 0.75, इसको 3 इंटू 100 करो, डेसिमल हटाओ 75 इंटू 100, तो हाँ ठीक है ये 0.75 ना, हाँ तो ये 300 अपन 75, इसको कैलकुलेट करोगे 28 ये भी 4 आया, देखो ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4 कैसे आएगा, अब इसको ना लिखो, यहाँ 4 ले लो, V कितना आया 4 और नीचे लिया I 1, ये भी 4, ये भी 4। आपने क्या देखा, इसमें इन्होंने देखा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज भी करते चले और करंट भी अगर हम ले, करंट भी बढ़ाते चले, तो करंट भी डिफरेंट ले, तो हर हाल में कंडक्टर का रेसिस्टेंस, किसका, उस कंडक्टर का, ओमिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस बराबर ही आएगा। यानी कि एक कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर में रेसिस्टेंस, चाहे करंट चेंज करते चलो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज चेंज करते चलो, कोई बात नहीं है, रेसिस्टेंस तो उसका एक ही होगा। ये बात समझ आ गई, इससे ये प्रूफ होता है। अब जरा हम इसकी बात करते हैं एक स्टेप आगे की, जरा कुछ हम ग्राफ बनाने की एक्स और वाई एक्सिस पे कोशिश करते हैं इस डेटा को लेकर। चलिए ये बनाते हैं, आई इस पे लेते हैं और वी इस पे लेते हैं। क्यों हमने आई लिया, इंडिपेंडेंट कोई भी होता है उसको वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स पे लेते हैं, तो जो वेरिएबल वाई पे, आई तो इंडिपेंडेंट है। देखो आई, क्या आप इसमें इस केस में उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली जो इस पे लेते हैं इंडिपेंडेंट को लेते हैं। अब आई देखते हैं कि आई को क्या माना था हमने 0.25, 0.50, 0.75 और 1। वोल्टेज में क्या लिया था 1 2 3 4। अब इसको एक्स वाई एक्सिस पे मिलाओ, ये अगर 0.5 था तो वोल्टेज इतना था, 0.75 ये था तो वोल्टेज इतना था, ये 1 था तो वोल्टेज हमारा इतना था। देखो एक ये हमारा डायग्राम बना है, कोई दिक्कत, ये हमारा डायग्राम बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन डायग्राम होता है किसका, V और I के रिलेशनशिप में। क्यों, क्योंकि सब जगह R बराबर आता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बना। इसका मतलब निकालने के लिए चलते हैं स्टूडेंट, इसको ग्राफ के टेंजेंट से भी प्रूफ कर सकते हो, ग्राफ के टेंजेंट से भी प्रूफ कर सकते हो। इस ग्राफ का क्या निकला, हम निकालने की कोशिश करते हैं ग्राफ से आर का शेप कैसा होगा, आर तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म ही होगा। देखो चलिए अब इसको हम टेंजेंट पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आगे जब मैथ पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एक स्लोप की बात होती है। किसके स्लोप की, ग्राफ के स्लोप की। और स्लोप रटते रहते हैं, समझते नहीं कि है क्या बेटा, स्लोप एंगल है, स्लोप तो थीटा है, उसको स्लोप बोलते हैं। मान लो यही है तो इसको अगर मैं कहूं क्या ये आई और इसके बीच में जो रिलेशन है ये थीटा का नहीं है, तो स्लोप से भी हम रेसिस्टेंस की बात कर सकते हैं, स्लोप से भी उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, स्लोप क्या है tan थीटा, ये माना है। स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल टू
स्टूडेंट्स कभी कभी हमारे लेक्चर में थोड़ा गहराई समझ में आती है, लगेगा टफ, लेकिन घुस जाओगे फिर 12th 11th में कुछ नहीं होने वाला, इजी गोइंग भागोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाओगे, यूनिफॉर्म पाथ में जाओगे, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा वीडियो को बार बार पॉज करके समझने की कोशिश करना, है ना। एक टेक्निकल गहराई में लेके चलता हूं, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो ये टेन थीटा क्या है? टेन थीटा देखो y अपन ये परपेंडिकुलर अपन बेस ये तो होता है, तो परपेंडिकुलर को देखो ये डिवाइडेड बाई ये, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो y अपन x की बात होती है। किसकी बात होती है? y अपन x की। और y में दो पॉइंट का, अगर ये x1 है, ये x2 है, x3 है, x4 है, तो वोल्टेज में ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये हो गया y3 और ये हो गया y4, है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस, इनका बीच में कितना रहा, इनके बीच का डिफरेंस इनमें कितना रहा, इनका डिफरेंस तो इनका करस्पॉन्डिंग डिफरेंस ले लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो स्लोप निकालते थे कि y2 माइनस y1, क्या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये क्यों मैंने y ऊपर लिया? tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तो ये परपेंडिकुलर, इस पे तो y है, y लिया, इस पे x है। हमें अलग अलग करेंट और अलग अलग वोल्टेज को हमने डिफरेंस निकालना है ना, कि एक्चुअली में कितना इसके डिफरेंस से इसके डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो देखा गया कि y2 माइनस 1 x2 माइनस x1, बड़ा ध्यान समझना। तो मैं लिख सकता हूं कि y2 क्या है? v2 माइनस v1 अपन x2 क्या है? i2 माइनस i1। कोई डाउट बोलो। तो अगर v2 माइनस v1 मेरा देखो तो ये डेल्टा v नहीं है क्या? और जब डेल्टा v है और ये क्या I नहीं है क्या? ये I नहीं है क्या? तो अगर ये I है तो ये यही तो हमारी बात हो गई R की, यानी कि V इक्वल टू आई आर बात हुई थी। तो जो R है हमारा ये V ऊपर रहेगा और I नीचे आ जाएगी। देखो इससे भी प्रूफ हो गया ना ये फार्मूला। तो ये हमारा रहा एक्सपोजर ओम्स लॉ का बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वैलिड है कंडक्टर, और ये वैलिड ओम्स लॉ कब है? जो कंडक्टर ओम्स लॉ का ओबे करते हैं। ओबे मतलब उसकी पैरामीटर पे है, ओमिक है, यानी कि उसमें ओम्स लॉ लागू होता है, उसी कंडक्टर पे ये बातें सही है। कंडक्टर चेंज, ये बातें चेंज। बात समझ में आई? चलिए आगे थोड़ा चलते स्टूडेंट्स कि आर का काम क्या है। रेसिस्टेंस का काम है डिटार्डेट करता है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मोशन को खींचता है, स्लो करने की कोशिश करता है। तो आर का डिपेंडेंसी किस पे है जरा देखो। आर कैसे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। अब आते हैं कोर इनके हार्ट पे ओम्स लॉ के। ठीक है, चलो ये डिपेंड करते हैं। ओम्स लॉ डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ओम्स लॉ नहीं कहूंगा। यानी कि आर किस पे डिपेंड करेगा? पहला वी आई, दूसरा वी आई हो गया, और जो हमारा आर जो डिपेंड करेगा तो पहले वाले डेरिवेशन के लिए हो गया। सॉरी, आर जो डिपेंड करेगा हमारा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल। क्या हुआ? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, इसको एक कहें। और आर दूसरे पर डिपेंड करेगा, कंडीशन होगी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका प्रोपोर्शनल नहीं होगा, रिवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन कह लीजिए। दोनों को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं स्टूडेंट तो कुछ ऐसी बात आई, एल अपन ए, और इसको मैं आर को डिटेच कर दूं, आर तो ये रो आया, इसको रो बोलते हैं, आर एच ओ एल अपन ए, ये आपका रेसिस्टेंस है। ठीक ना, ओमिक रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी निकल के आ गई है। अगर देखा जाए तो इसमें हम रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। रेसिस्टेंस तो है ही है, इससे हम रेसिस्टिविटी भी निकाल लेंगे। किसका? उस कंडक्टर का, जिसको मैंने डिफाइन किया था कि रेसिस्टिविटी वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। मैंने जब डिफरेंस बताया था उसमें बताया था। बात समझ में आई? तो अगर देखा जाए कोई कंडक्टर है, ये उसका ए है और इसका लेंथ है, इन दोनों पे डिपेंड करता है क्या? उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस।
इस पर डिपेंड करता है, और उसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी भी इसी पे डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी बिल्कुल देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये मैंने बताया था। चलिए, तो अगर हम कैलकुलेशन करें या मैं ये कहूं कि जो कंडक्टर होते हैं, डिफरेंट कंडक्टर के डिफरेंट रेसिस्टिविटी, डिफरेंट रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं किस पे, एरिया पे, डायमेंशन पे, मोटाई पे, लंबाई पे, चौड़ाई पे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं एक ही मटेरियल को, ध्यान रखिए, एक ही मटेरियल, क्या मैंने रखा, एक ही मटेरियल कॉपर, एक ही मटेरियल के दो तरह के डायमेंशन को मैं लेता हूं, क्या एक पतला लूंगा और एक मोटा लूंगा, एक छोटा लूंगा और एक बड़ा लूंगा। पहले मोटू पतलू को बात कर लेते हैं। चलिए, एक मैंने लिखा एक छोटा सा थीन, इसको मैंने बोला THIN, थीन, और एक को बोला मैंने ये थीन है, एक को बोला थीक, थोड़ा सा ऐसे, है ना, मोटा ले लिया हमने, इसको बोला THICK, थीक। ये कंडक्टर है, थीन, थीक, और ध्यान दो ये दोनों कॉपर के हैं। मटेरियल क्या है यहां पे, मटेरियल इज सेम, मटेरियल सेम है, ध्यान रखना। तो यहां पे इनका बिहेवियर क्या होगा, क्या पैटर्न पड़ेगा, दोनों एक ही वायर के हैं, तो यहां पे देखो इस पे रेसिस्टेंस कम होगा। क्यों, फार्मूला जरा लिख लो, R इक्वल टू रो L अपॉन A। देखो ये R रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और L पे भी। जितना लंबा होगा उतना, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो जितना बड़ा होगा R बड़ा आएगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उस कंडक्टर का, यानी उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होगी, फ्लो इलेक्ट्रॉन कराने की क्षमता कम होगी, अपोज ज्यादा करने की क्षमता उसमें होगी। तो ये A पे भी, तो अगर इसको देखो ये थीन है, लंबाई दोनों की एक ही दिया हमने, ध्यान रखना, दोनों की लंबाई एक ही है, तो यहां पे रेसिस्टेंस होगा, लेस होगा, यहां पे लेस रेसिस्टेंस, यहां पे रेसिस्टेंस लेस होगा, यहां पे क्या होगा, मोर। क्यों होगा, अब फार्मूला पे ध्यान दीजिए, फार्मूला पे क्यों होगा रेसिस्टेंस ज्यादा, ए बड़ा लिया हमने, तो जितना ये बड़ा ये ज्यादा इतना, और इसको हमने थिन पतला लिया, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है थिक या मोटा लिया, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ए है ये बढ़ गई, तो ये ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है, ये जितना ज्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा, इसलिए मैंने लेस रेसिस्टेंस और मोर रेसिस्टेंस लिखा। हम जो यहां पे बताना चाह रहे हैं कि रेसिस्टेंस तो अलग अलग हो सकता है, बट रेसिस्टेंस तो अलग अलग हो सकता है, बट क्या चीज अलग अलग इनका नहीं होगा, जो रेसिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। रेसिस्टिविटी ऑफ बोथ इज सेम बिकॉज मटेरियल इज सेम, रेसिस्टिविटी, बट रेसिस्टिविटी इज सेम because both materials are same, दोनों मटेरियल सेम है, यानी किसी कंडक्टर का मटेरियल सेम हो, पतला मोटा चाहे जो भी हो, उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेसिस्टेंस चेंज होगा। रेसिस्टिविटी बता चुका हूं पहले लेक्चर में, उसको पॉज करिएगा वीडियो को और देखिएगा, ठीक है। तो एक बात सामने निकल के आई, थोड़ा सा एक और टॉपअप करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने कहा कि ये रेसिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मोटाई पे जरा बात करते हैं कि एक छोटा लेते हैं, एक लंबा लेते हैं। चलो, एक लेते हैं छोटा सा, एक प्यारा सा छोटा, और एक लेते हैं थोड़ा सा लंबा सा। चलिए, मैंने एक हमने छोटा सा लिया और एक लंबा लिया, रेसिस्टेंस तो दोनों का डिफरेंट होगा। देखिए, क्योंकि आपका R इक्वल टू रो L अपॉन A है, लंबाई छोटी है तो रेसिस्टेंस इसका लेस होगा, अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस मोर होगा, R लेस होगा और ये R मोर होगा। फार्मूला देखो, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो, रेसिस्टिविटी विल बी सेम, इसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि मटेरियल इज सेम। तो पतला हो मोटा हो तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी देखा, छोटा हो लंबा हो तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी हम लोगों ने देखा। कोई कंफ्यूजन नहीं, यस और नो, नो कंफ्यूजन। चलिए, टर्निंग पॉइंट में नो कंफ्यूजन।
थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको इसका रेसिस्टेंस से कुछ हम जानकारी क्या लेने की कोशिश करते हैं, जो ओम्स लॉ है इसका रोल क्या है स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का रोल क्या है, रोल ऑफ डेली लाइफ में ओम्स लॉ का रोल क्या है। रोल ओम्स लॉ का बड़ा मजेदार है, किस दिन किचन में घुस जाइएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक सर्किट भी होगी, किचन से कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, वो देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट क्या करता है पावर, इनका रोल क्या है, टू कैलकुलेट पावर। और क्या रोल है, टू कैलकुलेट पावर, टू कैलकुलेट इफिशियंसी, किसका इफिशियंसी, ओमिक कंडक्टर का, टू कैलकुलेट इफिशियंसी। और यहां पे और क्या, करेंट को भी ये कैलकुलेट कर सकता है। देखा आपने, इफिशियंसी देखा, करेंट को देखा आपने, और वोल्टेज को भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज। और एक किसकी बात हो रही है, ध्यान है, ओमिक कंडक्टर की बात हो रही है। इनकी लिमिटेशन है, अगर ये इनका रोल है तो इनके लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये नॉट एप्लीकेबल ऑन यूनिलेटरल नेटवर्क, ये यूनिलेटरल नेटवर्क पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये क्या मैंने बोल दिया, ये क्या हुआ कि ये नॉट अप्लाई ऑन यूनिलेटरल, ये कहां पे अप्लाई नहीं होते हैं, नॉट अप्लाई, ये कहां पे नहीं होते हैं, जहां यूनिलेटरल नेटवर्क हो, LETRA। अभी समझाता हूं, यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, जहां वन डायरेक्शन करंट चलती हो। यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, जहां वन डायरेक्शन में बात होती है, जैसे डायोड हो गया आपका और ट्रांजिस्टर हो गया। एग्जांपल क्या हुआ, डायोड और ट्रांजिस्टर, ये दोनों चीजों में वन वे चलता है फ्लो। तो ये यूनिलेटरल नेटवर्क है, यहां पे ओम्स लॉ की बात नहीं होगी, यहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और कहां पे अप्लाई नहीं होगा, जहां नॉन लीनियर नेटवर्क हो। मैंने क्या बोला, ये यूनिलेटरल हो, और जहां दूसरा क्या होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क। देखो कैसा, ये नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ, जो लीनियर ना हो, और इसका मतलब क्या हुआ कि डज नॉट हैव करंट एग्जैक्टली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज ना हो, वहां पे अप्लाई नहीं होगा, बहुत वेरिएशन हो, वहां पे अप्लाई ये नहीं होगा। तो ये मोटा मोटी जैसे थाइस्टर की बात होती है, थाइस्टर बोलते हैं उसको, ये वहां पे इसका एग्जांपल वो हो सकता है जो आपके सिलेबस से बाहर है। हमने कंसेप्ट देने की कोशिश किया। तो स्टूडेंट ये बात हुई कि एप्लीकेबिलिटी लिमिटेशन की। अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा छोटा, वो क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होंगे। स्टूडेंट मैं बता दूं अपने टीचिंग स्टाइल का, अभी हम थियोरेटिकल लेके चलते हैं, सारे चैप्टर के फिजिक्स का मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, वो प्रैक्टिकल सेशन चलेंगे, और ऐसे ही मैथमेटिक्स का होगा। तो डोंट बॉदर अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो, प्रैक्टिकल कराऊंगा, थ्योरेटिकल भी वहां पे एड ऑन करते चलूंगा, एकदम फंडा एग्जाम से पहले क्लियर। आते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, हम हीटर की बात करते हैं। एक हीटर है, क्या है भाई, एक हीटर है। इस हीटर में अगर कोई वोल्ट है, ड्रॉप फ्रॉम सोर्स, मान लो यहां पे ड्रॉप फ्रॉम सोर्स कितना, यानी वोल्ट की बात करेंगे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट ले रहा है हीटर सोर्स से, यानी स्विच ऑन किए तो बिजली खींच रहा है आपके बोर्ड से, आपके खंबे से, ठीक ना, 220 वोल्ट। आर ऑफ जो फिलामेंट है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक हीटर का, तो फिलामेंट है मान लो 110 जो आर है तो 1110 ओम मीटर नहीं, ओम मीटर तो रो का हो जाएगा ना, ये रो नहीं है, ये ओम रेसिस्टेंस है, ठीक ना, ओमिक रेसिस्टेंस है, रोइक रेसिस्टिविटी नहीं है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए अब करंट आई निकाल लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि इसकी आई क्या होगी, आई इक्वल टू वी अपन आर। वी कितना दिया है 220 और आर कितना 110, तो ये कितना हो जाएगा 2 और एम्पियर।
यूनिट फिजिक्स में लिखना ना भूलना, नंबर कट जाएंगे। और इस पे दूसरा जरा क्वेश्चन को देता हूं मैं। मान लो कि जो पोटेंशियल, अगर क्वेश्चन में देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, अब देखो इसी क्वेश्चन को देखो कि यहां पे ये बात ना लिखे, क्या लिख दे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं कितनी बार कह चुका हूं, क्या है, वोल्ट ही है। इसको तुरंत दिमाग में, अरे तो वोल्टेज की बात कर रहा है यार, फालतू का इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, बात समझ नहीं। तो और इस सोर्स से ड्रा कर रहा है कितनी इलेक्ट्रिक, मान लो सोर्स से ड्रा कर रहा है 4 एम्पियर। अगर यहाँ पे आई 4 एम्पियर है, तो आपको V दिया है, I दिया है, R कैलकुलेट नहीं कर लेंगे क्या? हम बताना इसमें 4 के छोटे क्वेश्चन में ये वर्ड का कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो कंफ्यूज ना होना, वो भी वोल्ट ही है। तो यहां पर देख लो 100 अपान 4 25 हो गया आपका। R क्या हुआ, ओम, ये लिखना ना भूलिएगा। ये बात समझ में आई। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, अगर ऐसा भी वर्ड क्वेश्चन में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 20 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू, यानी जितना भी था 100 था तो अब 220 तक आ गया, तो V 220 लेंगे। अगर यही वर्ड कर दे कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज बाई 220, तो इसका मतलब कि जितना पहले था, अगर पहले 100 वोल्ट था वो 220 वोल्ट से और बढ़ गया, यानी कि अब कितना होगा 330 वोल्ट। तो Y2 ऐसे घुमा कर कभी V 2 दे देगा, एक निकालना होगा, कभी एक ये छोड़ देगा, कभी वो छोड़ देगा, कुछ वर्ड का खेला कर देगा, ये बातें आई सामने। तो एक चीज रटना नहीं है, सारे एक ही फार्मूले से निकल जाते हैं। जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा फार्मूला तो यही है ना, V = IR। अगर I निकालना हो तो ये V अपान R, ये नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। अगर मान लो R निकालना हो तो V ऊपर ही रहेगा, I नीचे आ जाएगा। हो तो क्या रखना क्या है, कुछ ऐसे भी जगह मिलेगा आपको देखने के लिए, ट्रायंगल का केस मिलेगा। क्या, एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल फार्मूला लोग बोलते हैं, लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं करते। हम तो मैथमेटिक यूनिटरी मेथड जो बताया है मैंने उस पे विश्वास करते हैं। इसको इन्होंने ऐसे किया, इसको कहा V I R, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई V निकालना हो, इसको निकालना हो तो इसको छोड़ दीजिए, कितना बचा, IR हो गया। अगर मान लो इसको निकालना हो, I लिख दीजिए, ऊपर ही रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा। अगर इसको निकालना हो तो R = ये जहां है ऊपर रह जाएगा, I नीचे आ जाएगा। तो रटने वाली बात हो गई, जैसी आपकी इच्छा है ना, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लूं, कुछ लेंथ की बात कर लिया जाए। लेंथ में क्या स्टूडेंट्स, कभी दे देगा आपको ऐसे। आप ध्यान रखिए कि मीटर की बात हुई है, ओम्स लॉ में मीटर की बात हुई है। मान लो एक कंडक्टर है, इसकी एक लेंथ होगी, मान लो 120 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर। कृपया शब्दों पर ध्यान दिया जाए, 120 सेंटीमीटर। और R इन्होंने कहा कि जो R है इनका, उन्होंने कहा कि 120 सेंटीमीटर वो हुआ, सॉरी L 120 सेंटीमीटर। R इन्होंने कहा कि R को मान लो 25 ओम समझ लो, आप कुछ भी लिख लो, ये तो मनगढ़ंत, हम भी मनगढ़ंती बोल रहे हैं। तो R को देखो कैसे घुमाया मैंने, जो D कहा है इनको, R नहीं दिया, इन्होंने D दिया 0.04 mm दिया। तो इस R से, इस D से R निकल जाएगा, रेडियस 0.04 अपान 2 कर देंगे, 0.04, ये 2 mm। बड़ा ध्यान देना, ये mm और सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं भाई, लेकिन हमारा जो डेरिवेशन हुआ है, कौन सा डेरिवेशन, ये रो RA अपान जो L है, इसमें मिलीमीटर की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टूडेंट कभी भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स या कोई भी पढ़ना, जिस यूनिट पे डेरिवेशन हुआ रहा होगा रिसर्च में, जिस साइंटिस्ट ने डेरिवेशन जिस यूनिट पे दिया होगा, आप अपने क्वेश्चन को उसी
पैरामीटर्स पे लेके आएंगे। मीटर पे किया गया है तो नो स्पेस ऑफ मिलीमीटर, इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना ही है, एल को मीटर में कन्वर्ट करना है, और जो आर है रेडियस इसको मिलीमीटर नहीं मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे रो का वैल्यू, तो रो की वैल्यू तो मैंने लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, आर कितना दिया है 25, किसी को डाउट, आर कितना दिया है 25, और ए होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए, और डिवाइडेड बाई ए कितना दिया है 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 1.2 मीटर हो गया। किसी को कोई डाउट भाई, किसी को कोई डाउट? चलिए, और जो हमें बताना है कि जो आर है, जो आर है ये आर कितना आया, ये आया मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर को आपको किसमें बदलना है मीटर में, तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे 1000 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। आप करके देख लीजिएगा, यही बात होगी। और ये तो आपका दिया है 25 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर डिवाइडेड बाई 1.2 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आएगा रो की वैल्यू। रेसिस्टिविटी किसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, और रेसिस्टेंस तो आपको पता ही है स्टूडेंट। तो ये सारे छल कपट होते हैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के, जिसको हम बहुत डिटेल में जब मैं न्यूमेरिकल सेशन चलाऊंगा देखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम इतने ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हीट का क्या इफेक्ट होता है उस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा होगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।